सभी हाथ जोड़ लें। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आज अकलंक निकलंक पाठशाला के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए स्पेशली आज डॉक्टर शीतल जैन पूना से हमारे साथ होस्ट करेंगी और पेरेंटिंग के संबंध में और भी 5 पॉइंट लिखे हुए थे, वो सब अभी डॉक्टर शीतल जी आपको स्वयं बताएंगी। और डॉक्टर शीतल जैन अपने एक स्टूडेंट है स्वानिक जैन, जो पूना से जुड़ता है, आपका बेटा है वो, और उसी के कारण ही डॉक्टर शीतल जी से हमारा परिचय हुआ है और इससे ज़्यादा परिचय नहीं है। उनसे मैं कहूँगा कि वो बीच में अपने सेशन के साथ साथ थोड़ा अपना परिचय भी दें और अपने आप किस तरह से कोच करती हैं, पेरेंटिंग के लिए गाइड करती हैं, और भी बच्चों की मल्टीपल टैलेंटिंग जो और भी सारी चीज़ें जो भी आपकी स्पेशलिटी है, वो हमारे अकलंक निकलंक पाठशाला के बच्चों के सभी पेरेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनको आप जरूर बताएं। और मैं आपका स्वागत करता हूं और सभी पेरेंट्स से अनुरोध करता हूं कि वो डॉक्टर शीतल जैन का जोरदार तालियों से, करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप इस सेशन को फ्रूटफुल बनाएं, अच्छे से सीखें, इंटरेस्ट लें। कोई भी डाउट्स हो तो आप वो जब बताएंगी कि कब पूछ सकते हैं तो पूछें। और इस तरह से आप यदि अच्छे गाइड होंगे, आपको गाइडेंस अच्छा मिलेगा और आपके द्वारा बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो सकेगा, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे समाज की उन्नति हो और अच्छा वातावरण बने, बच्चों की टैलेंट और अच्छे निखर के आए सामने। तो इन सब आशाओं से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आप इसका लाभ लें। अब मैं डॉक्टर शीतल जी को ये पूरा मंच सौंप रहा हूं, वो इसको होस्ट करेंगी और कार्यक्रम के बारे में सारी कुछ जानकारी देंगी। डॉक्टर शीतल जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पंडित जी, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर शीतल जैन, मैं आयुर्वेद और पंचकर्म की प्रैक्टिस करती हूँ पुणे में 9 सालों से, और अभी कुछ सालों से गर्भ संस्कार और पेरेंटिंग पर भी मैंने काम अपना शुरू किया है। ओके, तो मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। बिल्कुल। पंडित जी, स्क्रीन शेयरिंग मध्ये प्रॉब्लेम येतो। काय करू? झालं ना? ठीक है। अगं नाही, स्लाइड शो करावं लागेल। हो, मी करते ना। ठीक है। हेलो पंडित जी, स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है?
अच्छा ठीक है। आप सभी को वात्सल्य गर्भ संस्कार और डेवलपमेंटल पेरेंटिंग की ओर से सादर जय जिनेंद्र। मैं आप सभी का वात्सल्य की तरफ से स्वागत करती हूँ। हार्टली वेलकम्स ऑल द पेरेंट्स। सो डियर पेरेंट्स, सबसे पहले हम पेरेंटिंग एजुकेशन की जरूरत क्या है ये समझेंगे कि आज के इरा में, आज के समय में पेरेंट्स को एजुकेट करने की क्या जरूरत है, ये हम सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आप में से कितने पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि आज के समय में बच्चों की परवरिश करना, उन्हें बड़ा करना, उन्हें संस्कार देना, ये पहले के समय के अपेक्षा बहुत ज्यादा टफ हो गया है? आप में से कितने पेरेंट्स को ऐसा लगता है? आप हाथ ऊपर कर सकते हो। सभी को ऐसा लगता है, राइट? क्यों लगता है? आज ऐसे क्या क्या चैलेंजेस है? पहले के समय की अपेक्षा आज के समय में क्या क्या फर्क है? आज हम पहले के समय में फैमिलीज बड़ी होती थी, आज फैमिलीज न्यूक्लियर है, मम्मी पापा और बच्चा सिर्फ इतने ही लोग फैमिली में होते हैं, है ना? उसमें भी क्या होता है कि अगर दोनों वर्किंग हो तो और टफ हो जाता है दोनों के लिए, दोनों बिजी होते हैं, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, सोशल इश्यूज काफी है। पहले की जैसे आज हमारा जो आसपास का वातावरण है उतना सेफ नहीं है, हम किसी के भी भरोसे बच्चों को छोड़ नहीं सकते हैं, हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है ना? मल्टीमीडिया चैलेंजेस, सोशल मीडिया चैलेंजेस आर देयर। तो इन सभी वजह से आज बच्चों का पेरेंटिंग करना, बच्चों को बड़ा करना, उनकी परवरिश करना, उन्हें संस्कार देना, ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा टफ हो गया है। इसीलिए पेरेंट्स को भी एक हैंड होल्डिंग चाहिए, कोई मार्गदर्शन करने वाला चाहिए कि वो जो कर रहे हैं, वो जिस रास्ते से जा रहे हैं, जो बच्चे को सिखा रहे हैं, क्या कहीं वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है। ठीक है, अब ये डेवलपमेंटल मॉडल है। अगर हम किसी बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को देखें, चाइल्ड डेवलपमेंट को, तो उनके डेवलपमेंट में काफी ऐसे फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करते हैं। उसमें से भी इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स है, वन इज एजुकेशन सिस्टम एंड अनदर इज पेरेंट्स। ओके, सो ये चाइल्ड डेवलपमेंट का जो फाउंडेशन है ये दो पिलर्स पे डिपेंड होता है, एक है पेरेंट्स और दूसरा है एजुकेशन सिस्टम। अब अगर हम पास्ट 100 ईयर्स की हिस्ट्री देखी जाए, तो जो ऑल ओवर जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, ऑल बजट्स है, सब हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं। लेकिन जो दूसरा पिलर है पेरेंट्स, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए हमें एक वहां पे डिसबैलेंस दिखता है, राइट? कि जहां एक पिलर पे ज्यादा फोकस किया जाता है, दूसरे पिलर पे फोकस उतना नहीं है। तो इसीलिए यहाँ हमें क्लियर होता है कि दूसरा जो पिलर है पेरेंट्स, उन्हें भी बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। डियर पेरेंट्स, अब आप कहेंगे कि हम हमारे बच्चों के बारे में अच्छा सोचते हैं, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। तो डियर पेरेंट्स, आपके इंटेंशंस हमेशा सही होते हैं, बट समवेयर समवॉट वेज वेंट रॉन्ग। कभी कहीं कुछ तरीके गलत हो जाते हैं, जिसके वजह से अननोइंगली, अनवांटेडली, अनकॉन्शियसली हम हमारे पेरेंट्स की ग्रोथ को हैम्पर कर जाते हैं, उन पर इमोशनल इम्पैक्ट गिरता है। तो अभी हम एक बच्चे की स्टोरी सुनेंगे। ठीक है, तो एक 5 साल का बच्चा है, सीनियर केजी में पढ़ता है। ठीक है, उसे एक दिन टीचर पूछती है, बेटा बोलो तुम कितने साल के हो? तो बेटा बोलता है, मैम मैं 5 साल का हूँ। फिर मैडम पूछती है, बोलो बेटा तुम्हारे पापा कितने साल के हैं? वो बोलता है 5 साल के हैं। तो मैडम हंसती है। फिर मैडम बोलती है कि अच्छा बेटा बोलो तुम्हारी मम्मी कितने साल की है? तो बेटा बोलता है वो भी 5 साल की है। तो मैडम पूछती है, बेटा अगर तुम 5 साल के हो तो तुम्हारे मम्मी पापा 5 साल के कैसे हो सकते हैं? तो बच्चा बोलता है कि मैडम जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद ही तो वो मम्मी पापा बने हैं, राइट? सो जोक्स अपार्ट पेरेंट्स, ये सच है। जैसे हमारा बच्चा इस दुनिया में नया होता है, उसके लिए सीखने जैसी बहुत सारी चीजें होती है, उसी तरह हमारे लिए भी, हम भी माता पिता जब बनते हैं तो हमारे लिए भी वो अनुभव नया होता है, हमारे लिए भी सीखने जैसी बहुत ज्यादा चीजें होती है। इसीलिए अभी आज के इरा में पेरेंटिंग एजुकेशन की, पेरेंट्स को गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। पेरेंट्स आर डीलिंग विद डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस इन डिफरेंट एज ग्रुप। अब अलग अलग एज ग्रुप होते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, कॉलेजेस में जाने वाले बच्चे हैं, और अलग अलग एज ग्रुप में पेरेंट्स को अलग अलग चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है ना? जैसे छोटे बच्चे हैं, 1 से 5 साल तक के बच्चे हैं, तो पेरेंट्स क्या कंप्लेंट करते हैं, मम्मी बोलती है कि मैडम इसे हर टाइम नया टॉय चाहिए, है ना? कभी भी एक टॉय लेके दो, थोड़ी देर 5 मिनट बस खेलता है, बाद में उसकी तरफ देखता भी नहीं है या फिर तोड़ देता है, या फिर इतना हाइपर एक्टिव है, एक जगह बैठता ही नहीं है, या फिर ठीक से खाना ही नहीं खाता है, उसको कंटिन्यूअस टीवी मोबाइल चाहिए,
गाना ना दिखाओ टीवी पे या मोबाइल पे तो वो खाना ही नहीं खाता है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो हमें 1 से 5 साल तक के बच्चों में दिखते हैं। फिर जब बच्चा स्कूल में जाता है, जैसे 6 से 11 साल तक के बच्चों में पेरेंट्स क्या चैलेंजेस फेस करते हैं कि तब हमारा कंपैरिजन शुरू हो जाता है। वो क्वेश्चन पूछता है, तुम नहीं पूछते हो, वो अच्छे मार्क्स लाता है, तुम नहीं लाते हो। तो ये सारे, फिर कॉन्फिडेंस का एक आ जाता है कि मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे आता है मैडम लेकिन वो बोलता ही नहीं है। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है 12 साल के ऊपर, तो अलग चैलेंजेस फेस करते हैं हम लोग, क्योंकि उनमें फिर उस टाइम पे हार्मोनल, फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं, है ना? तो उस टाइम पे हम अलग चैलेंजेस फेस करते हैं। बच्चा बात करना कम कर देता है ना? बच्चा दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है। फिर पेरेंट्स पूछते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसको मैं डिसिप्लिन कैसे लगाऊं, क्या मैं इसको कुछ रूल सेट करूं इसके लिए, या वो रिबेलेंट हो जाएगा, या मैं उसको करियर के लिए कैसे गाइड करूं? ऐसे काफी क्वेश्चंस पेरेंट्स को आते हैं जैसे बच्चा बड़ा होता है। Okay, so dear parents, that's why Vatsalya brings for you a very beautiful program of developmental parenting, जिसमें आपको बच्चों के अलग-अलग एज के हिसाब से गाइड किया जाएगा, जिसकी वजह से आपकी पेरेंटिंग की जर्नी ये इजी, हैप्पी और कंफर्टेबल हो। तो वात्सल्य ने आपके लिए 3 प्रोग्राम्स लाए हैं। इफेक्टिव टॉडलर पेरेंटिंग जो 1 से 5 साल तक के बच्चों के लिए है, इफेक्टिव मिड स्कूलर पेरेंटिंग जो 6 से 11 साल तक के बच्चों के लिए है, और इफेक्टिव टीनेज पेरेंटिंग जो 12 से 18 साल के बच्चों के लिए है। और स्पेशली फॉर अकलंग निकलंग पाठशाला के जो पेरेंट्स हैं, इनके लिए हमने 50% डिस्काउंट रखा है, जिसमें 10 सेशंस रहेंगे, हर हफ्ते में 2 सेशंस रहेंगे, और तो 10 सेशन में पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड पेरेंट्स हैं वो इस फोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8149731714। ओके, तो अब हम हमारे मेन टॉपिक को शुरू करते हैं, दैट इज द टॉपिक ऑफ इंटेलिजेंस। अब मुझे एक बात बताइए पेरेंट्स, सर डिस्टर्ब हो रहे हैं, हेलो प्लीज म्यूट कीजिए। तेजस शांति बना। हाँ जी, ओके जी। तो अब हम ये देखेंगे, हम इंटेलिजेंस के टॉपिक पर आते हैं। अब पेरेंट्स ये बताइए, आप कब बोलते हैं कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है? ऐसा आप कब बोलते हैं? पापा बोलते हैं, पता है वो शाहजी का बेटा, उसको 97% मिले हैं। और फिर मम्मी क्या बोलती है, अरे ये तो कुछ भी नहीं, वो जैन भाभी की बेटी है ना, उसको तो 99% मिले, है ना? तो हम अपने बच्चों का इंटेलिजेंस जो है वो परसेंटेज से आंकते हैं कि मेरे बच्चे को अगर स्कूल में अच्छे परसेंटेज मिलते हैं तो वो होशियार है, अगर नहीं है तो नहीं है ना? तो क्या ये सच है पेरेंट्स? बिल्कुल भी नहीं। हमारे स्कूल में हमने काफी ऐसे बैक बेंचर्स देखे, जब हम छोटे थे ना, हमारे स्कूल में कुछ अच्छे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बैक बेंचर्स थे, जिन्हें टीचर पीछे बिठाती थी। अगर हम आज उनको देखें तो क्या वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमसे भी अच्छा कुछ कर पाए हैं, हमसे भी आगे है, हमसे भी ज्यादा सक्सेसफुल है। या हम अगर हिस्ट्री डॉक्टर शीतल जी एक बार अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ रही। हेलो, ओके, हाँ जी, ओके। सो मैं रिपीट करती हूँ, ठीक है? तो हमें कब लगता है कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है? जब वो स्कूल में अच्छे परसेंटेज लेके आता है। लेकिन ये बात सच नहीं है। जब हम छोटे थे, हमारे टाइम पे जो बैक बेंचर्स थे, जो बैक बेंच पे बैठते थे, जिन्हें टीचर हमेशा डांटती रहती थी, वो नॉटी चिल्ड्रन कहे जाते थे, वो आज हमारी भी अपेक्षा ज्यादा सक्सेसफुल है, हम देखते हैं, राइट? सो ऐसा क्यों हुआ? ऐसी कुछ तो बात होगी तो उन्हें सक्सेस दिला गई। या फिर हमने अगर हिस्ट्री में भी देखा हमारे, तो काफी ऐसे लोग थे जिन्हें ऐसे बोला गया था कि इनका आईक्यू बहुत ज्यादा कम है, लेकिन वो भी बहुत कुछ वंडर्स कर गए उनके लाइफ में। तो ऐसी क्या बात थी जो वो एक ऐसी एबिलिटी जो उनमें काम कर गई, उसी को ही हम इंटेलिजेंस कहते हैं। So dear parents, I am going to introduce one beautiful concept which will give you a broader view to see your child holistically from different angles. That is the concept of multiple intelligence. Okay, so सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। इंटेलिजेंस आपकी ऐसी क्षमता होती है जो आपको किसी भी चीज को समझने में, आवाज नहीं आ रही है। हेलो,
हेलो हाँ जी, हेलो, आ बोलिए रही है, बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। आ रही है मैम, आ रही है। जी जी, किसी ने बोला ये- आवाज नहीं आ रही है? ओके, मम्मी ने बोला। हेलो या सो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटेलिजेंस क्या होता है। तो इंटेलिजेंस हमारी ऐसी क्षमता होती है जिसकी मदद से हम समझ पाते हैं किसी भी चीज को, सीख पाते हैं, सोच पाते हैं और एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब हम किसी एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। जब हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है और उसे हम बैठना सिखाते हैं, तो हम किस तरह से सिखाते हैं? बेटा यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हम उसे इतना सिखाते हैं क्या चलो अब ऐसे पाँव फोल्ड करो, ऐसे सपोर्ट लो, ऐसे बैठो, नहीं। हम सबसे पहले उसे बोलते हैं कि यहाँ बैठो। तो उसे वो व्हाट ही अंडरस्टैंड्स, वो क्या समझता है कि बैठो इसका मीनिंग है कि मुझे ऐसे यहाँ बैठना है। देन ही लर्न्स, वो देखता है कि अच्छा पापा ऐसे बैठते हैं, दादी ऐसा पाव फोल्ड करती है, मम्मी ऐसा सपोर्ट लेती है, तो मुझे ऐसे सीखना है। ही लर्न्स। देन ही थिंक्स कि अच्छा ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं, मुझे कैसे इजी जाएगा। फिर वो क्रॉल करते करते जाता है, किसी चीज का सपोर्ट लेता है, एंड देन ही एक्सप्रेस, बाद में वो उसे एक्सप्रेस करता है। तो किसी भी चीज को समझने के लिए ये 4 स्टेप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हम हमारा इंटेलिजेंस कहते हैं। ओके, सो अगर सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो हम किसी भी इंसान को सक्सेसफुल है कब कहते हैं? जब उसके पास नाम हो, उसके पास पैसा हो और उसके पास प्रसिद्धि हो, है ना। तो आपकी ऐसी कोई भी एबिलिटी जो आपको नेम, फेम, मनी और सक्सेस दिला सके, उसे हम आपका इंटेलिजेंस कहते हैं। अब ये इंटेलिजेंस किन चीजों पर डिपेंड होता है? हम ये घर में देखते हैं ना, मम्मी कभी कभी बोलते हैं, दादी लोग कभी कभी बोलते हैं कि कुछ नहीं आता इससे, पूरा मम्मी पे गया है ना, बोलते हैं ना। या फिर बोलते हैं कि बड़ा होशियार है अपने पापा की जैसा, ऐसा कभी कभी हम घर में सुनते हैं, राइट। तो डियर पेरेंट्स, मम्मी और पापा का इंटेलिजेंस बच्चों में आने के चांसेस सिर्फ 25% है। 25% बच्चे के खुद के जीन्स होते हैं जिसपे उसका इंटेलिजेंस डिपेंड होता है। 25% एनवायरमेंट में डिपेंड होता है, जो भी एनवायरमेंट हम बच्चे को देते हैं, और उसका बेबी का खुद का डाइट, ये 25% होता है। तो अगर पहले 2 फैक्टर्स यानी कि हेरिडिटी और बेबी के खुद के जीन्स हमारे हाथ में नहीं है, तो दूसरे जो पॉइंट्स है जो 50% में आते हैं वो हमारे हाथ में है, और उस पर काम करके हम बच्चे का इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं। सो अब एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें आएगी? सोशल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड कंडक्ट एंड बिहेवियर। अब सोशल फैक्टर्स यानी क्या कि बच्चों के दोस्त कैसे हैं, वो टीचर से स्कूल में क्या सीखता है ना। और क्या आएगा सोशल फैक्टर्स में? उसके दोस्त कैसे, ये सब चीजें सोशल फैक्टर। उसके नेबर्स कैसे हैं, नेबर्स से क्या सीखता है। इसलिए हमें उसके दोस्तों पर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसके दोस्त कैसे हैं, क्योंकि जैसी संगत होती है वैसे ही अपने अपने विचार बनते हैं, वैसे ही अपनी बुद्धि बनती है। हम स्कूल के बारे में भी बहुत सोच विचार करके बच्चों को स्कूल में डालते हैं, है ना। स्कूल का कल्चर कैसा है, जिन नेबर्स के साथ बच्चे डील करते हैं वो नेबर भी किस विचारों के हैं, किन विचारों के हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना है। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी हम बच्चों को कैसे विचार देते हैं। अब हम इसे 3 उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहला उदाहरण, एक मम्मी और बच्चा शॉप में जाते हैं, मम्मी को कुछ दूसरी चीज खरीदनी होती है, बच्चे को कोई टॉय दिख जाता है, बच्चा बोलता है मम्मी मुझे ये टॉय चाहिए। मम्मी बोलती है कि नहीं नहीं अभी नहीं लेना है। बच्चा जिद करने लगता है, नहीं मम्मी मुझे चाहिए मतलब चाहिए मतलब चाहिए। फिर मम्मी क्या बोलती है, बोला ना एक बार नहीं लेना है, समझ में नहीं आता कितनी बार बोलना है। फिर बच्चा हाथ पांव पटकने लगता है, रोने लगता है, फिर मम्मी एक रग मम्मी बोलती है अच्छा भैया कितने का है? फिर शॉपकीपर बोलता है 1000 रुपीज का। मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है दे दो। अच्छा ये दूसरा कितने का है? वो भी दे दो। तीसरा कितने का है? वो भी दे दो। बच्चा बड़ा खुश हो जाता है शॉप के बाहर। तीसरा एग्जाम्पल, फिर से मम्मी बच्चा जाते हैं शॉप में, बच्चा बोलता है मम्मी मुझे टॉय लेना है। मम्मी बोलती है नहीं बेटा हमने अभी लिया था ना टॉय, अभी क्यों लेना है, बार बार नहीं लेना है। फिर बच्चा जिद करता है नहीं मम्मी मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। तो मम्मी बोलती है नहीं बेटा ऐसे बार बार नहीं लेते, हम फिर से लेंगे जब तुम्हारा बर्थडे आएगा ना तब लेंगे, जब तुम्हारा रिजल्ट लगेगा ना तब लेंगे। फिर बच्चा रोने लगता है, हाथ पांव पटकने लगता है, फिर भी मम्मी निग्लेक्ट करती है और बाहर निकल आती है। अब इन तीनों केसेस से हमें क्या समझ में आता है? इन फर्स्ट केस बच्चा क्या समझता है कि मम्मी पापा मेरी कभी भी कोई भी बात सुनते नहीं, उनके पास पैसे है फिर भी वो मुझे लेके नहीं देते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में बच्चे की साइकोलॉजी क्या बनती है, मेरे मम्मी पापा के पास बहुत पैसा है
मैं जब चाहे जो चाहे वो खरीद सकता हूँ, मुझे सब कुछ आसानी से मिल सकता है। तीसरे एग्जाम्पल में बच्चे की साइकोलॉजी क्या बनती है कि नहीं, ठीक है हमने अभी लिया है ना, इसलिए मम्मी नहीं बोल रही है, मुझे मिलने वाला है, लेकिन जब कोई ऑकेजन आएगा, जब मैं कुछ अचीव करूंगा तब मुझे मिलने वाला है। बच्चा राह देखना सीखता है, वो संयमित बनता है। तो करेक्ट टाइप ऑफ पेरेंटिंग क्या है? थर्ड टाइप ऑफ पेरेंटिंग, राइट, जिसमें बच्चा संयमित बनता है। तो इससे हम बच्चे को एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस देते हैं, ये भी बच्चे की इंटेलिजेंस पे बहुत इम्पैक्ट करता है। थर्ड इज कंडक्ट एंड बिहेवियर। बच्चा जो है, मम्मी कैसे रोटियां बनाती है ना, हम देखते हैं कभी कभी बच्चा भी मम्मी की तरह रोटियां बनाने की कोशिश करता है ना। तो इसीलिए हमने बच्चों के सामने बिहेव करते वक्त बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। हम देखते हैं कभी कभी पापा बहुत गुस्से में आ गए, तोड़ दिया मोबाइल, है ना, या फिर बहुत गुस्सा हो गई है मम्मी, जोर जोर से चिल्ला रही है, ऐसा हम देखते हैं। या पापा बहुत खुश हो गए और कहीं जाके कर दिया डिक्लेयर, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं 1 लाख रुपए का दान देता हूँ, और फिर घर में आके सोच रहे यार बोल तो दिया, अब लाऊं कहाँ से पैसे, है ना। तो हमने बच्चों के सामने भावनाओं का प्रदर्शन करना चाहिए, फिर हम गुस्से में हो या खुशी में हो। ये तीनों फैक्टर्स भी बच्चों के इंटेलिजेंस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। अब फोर्थ फैक्टर है डाइट। जब डाइट का सवाल आता है तो सब यही सोचते हैं कि हमें क्या बच्चों को खिलाना चाहिए जिससे उनका इंटेलिजेंस बढ़े, लेकिन जितना खाना इंपॉर्टेंट है उतना क्या नहीं खाना है और कैसे खाना है ये भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों के इंटेलिजेंस पर इम्पैक्ट करता है। अब आहार ये कैसा होना चाहिए? जैन धर्म का आहार तो वैसे ही सात्विक है, राइट। सो सात्विक आहार बोला है, क्यों? क्योंकि जैसा अन्न वैसा ही मन बनता है। हम देखते हैं ना, आज भी गांव में कभी दो लोगों का साइकिल पर टक्कर हो जाती है तो एक दूसरे से पूछते हैं वो लोग कि कहीं आपको कुछ लगा तो नहीं। और वही मेट्रोज में, सिटीज में अगर ऐसा कुछ होता है तो कम से कम 1 घंटे तक झगड़ा चलता है, राइट। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आज भी गांव के लोगों का आहार ये सात्विक है, वो मेहनत करते हैं, राइट। सो सात्विक आहार में क्या आएगा फिर? गाय का दूध, घी, मक्खन, मिश्री, मूंग की दाल, मूंग की खिचड़ी, गेहूं का फलका, जवार की रोटी, है ना। धान का अलावा गाय के दूध के साथ अगर बच्चों को रोज खिलाया जाए तो वो भी बच्चों के इंटेलिजेंस को बढ़ाने में बहुत मदद करता है ना। धान का लावा या धान की लाही जिसे बोलते हैं, जो काफी लोग दिवाली में पूजा के टाइम यूज करते हैं ना, व्हाइट कलर की आती है लाही, उसे। उसके बाद में मज्जावर्धक आहार, यानी जो ब्रेन टॉनिक्स, ब्रेन टिश्यूज को नरिश करने वाला आहार, जिसमें डीएचए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग फूड है, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना, बादाम है, अखरोट है। उसमें बस काजू बच्चों को ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा में उसे बुद्धिमान देकर कहा गया है। वंस अ वाइल ठीक है, खिला सकते हैं। षड्रसात्मक आहार यानी ऐसा आहार खिलाना चाहिए जिसमें सभी टेस्ट हो, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यानी कि मीठा हो, तीखा हो, कड़वा हो, तूरा हो, खट्टा हो, सारी टेस्ट जिसमें शामिल हो, ऐसा आहार बच्चे को खिलाना चाहिए, जिससे उसका ओवरऑल नरिशमेंट होगा, ओवरऑल हेल्थ अच्छी बनेगी और इंटेलिजेंस भी बढ़ेगा। बच्चों के पेट का और उनके बुद्धि का बहुत ही क्लोज रिलेशन है, ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। इसीलिए हमेशा हमें बच्चों का पेट निरोगी हो उस पर ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चों को पेट दर्द की तकलीफ होती हो, गैसेस होती हो, कहीं कृमि होते हो, तो हमने नजदीकी वैद्य के पास जाके सबसे पहले उसकी ट्रीटमेंट करानी चाहिए। उसका पेट निरोगी होगा, उसका नरिशमेंट अच्छा होगा, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उसका इंटेलिजेंस बढ़ेगा। ओके, हमें क्या नहीं खाना चाहिए? ऑनियन, गार्लिक तो हम वैसे भी जैन लोग खाते नहीं है। तोंडली, क्योंकि ये रजतम गुणवर्धक होता है और बुद्धि को कम करता है। अवॉइड पनीर, चीज, फर्मेंटेड फूड लाइक इडली, डोसा, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, फूड कंटेनिंग प्रिजर्वेटिव्स, रेगुलर होटलिंग, ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, है ना। वो भी हम काफी हद तक फॉलो करते ही है। अब कैसे खाना चाहिए? खाना हमेशा ताजा बना हुआ हो और हमें मन लगाकर खाना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि इधर टीवी देख रहे हैं और इधर क्या मुंह में जा रहा है पता नहीं है। ओके, फिक्स टाइम पे खाना है। बच्चों के पीछे बार बार खाने के लिए नहीं लगना है। दिन में 2 से 3 बार जब उनको अच्छी भूख लगी हो तभी उन्हें खाना खिलाना चाहिए, जिससे उनका पेट अच्छा रहता है, ज्यादा कफ नहीं बनता है और वो हेल्दी रहता है, और उसका इंटेलिजेंस पे भी इम्पैक्ट होता है। अब कुछ और टिप्स है, कुछ सम अदर टिप्स टू इम्प्रूव चाइल्ड्स इंटेलिजेंस। तो कुछ दवाइयां आयुर्वेद में बताई गई है जो बच्चों की बुद्धि, स्मृति, एकाग्रता को बढ़ाती है, जैसे ब्राह्मी है, वचा है, शंखपुष्पी है, ज्योतिषमती है। तो आप नजदीकी वैद्य के पास जाके इनका कॉम्बिनेशन अपने बच्चों को दे सकते हो, या फिर महीने में एक बार स्वर्ण प्राशन दिला सकते हो, है ना। ये हर आयुर्वेदिक वैद्य करता है, महीने में एक बार देना पड़ता है पुष्य नक्षत्र पे। आप ये भी दिला सकते हो, जो आयुर्वेदा में लेहन संस्कार के अंडर बताया गया है।
कुछ पंचकर्म ऐसे बताए गए हैं जैसे नस्य है, बस्ती है, शिरोबस्ती, शिरोधारा, ये भी बच्चों के बुद्धि स्मृति एकाग्रता के वर्धन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से काम करती है। बच्चों की अच्छी नींद होनी चाहिए, दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे उन्होंने खेलना चाहिए, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, योगा, सूर्य नमस्कार, है ना। अब बच्चा पढ़ता कैसे है इसका भी उसके बुद्धि स्मृति एकाग्रता पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। सुबह नहाने के बाद पीठ सीधी करके नीचे चटाई पर बैठ के बच्चों ने पढ़ना चाहिए। अगर उन्हें कुछ याद करना है, कुछ मेमोराइज करना है तो सुबह के टाइम पे करना चाहिए। अगर रिवाइज करना है तो दोपहर के टाइम पे करना चाहिए। क्यों कैसे ये समझना है तो शाम के टाइम पे करना चाहिए। अगर कुछ राइटिंग वर्क करना है तो दोपहर में और शाम को करना चाहिए। मंत्र चिकित्सा, हमें अभी पंडित जी जो भी मंत्र सिखाते हैं, जो भी हम अपने धर्म ग्रंथों में सीखते हैं, उन मंत्र, वो जो मंत्र होते हैं वो संस्कृत भाषा में होते हैं, उनका हमारे पीनियल बॉडी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, जो हमारा बुद्धि स्मृति और एकाग्रता का वर्धन करता है। अब हम बच्चों की बुद्धि स्मृति और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए कब से काम कर सकते हैं? जब से हम ये सोचते हैं कि हमें प्रेगनेंसी रखनी है। जब हम ये सोचते हैं तो प्रेगनेंसी रखने के 3 महीने पहले से ही बीज शुद्धि के लिए हमें अपने आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाके कुछ पंचकर्म या फिर कुछ दवाइयां हम ले सकते हैं, जिससे हमारे बीजों के दोष कम हो और उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो। अच्छी क्वालिटी ऑफ ओवम एंड स्पर्म रहेंगे तो आपका बच्चा अपने आप ही इंटेलिजेंट होगा। उसके बाद में जब बच्चा गर्भ में आता है, डियर पेरेंट्स, 80% ऑफ योर बेबीज ब्रेन डेवलपमेंट हैपेंस ओनली इन वूम। जब बच्चा गर्भ में होता है तब बच्चे की 80% ब्रेन डेवलपमेंट होती है। नॉट ओनली ब्रेन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल क्वेश्चन डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये सभी गर्भ में होती है। इसलिए गर्भ संस्कार भी बहुत आवश्यक है। फिर कर्णवेदन संस्कार, ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए जो हमारे ग्रंथों में कर्णवेदन संस्कार बताया गया है ना, जो हम कान में छेद बनाते हैं, वो भी ब्रेन स्टिमुलेंट करके बताया गया है। सो ये सारी जो टिप्स है वो सभी हमारे पूरे पुराने शास्त्रों में दी गई है और ये पूरी की पूरी साइंटिफिकली प्रूवन है। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस। ओके, सो 1983 में प्रोफेसर डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ऐसा प्रपोज किया कि हमारे पास किसी भी इंडिविजुअल के पास 8 टाइप्स ऑफ देखेंगे। फर्स्ट वन इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आपके ब्रेन की ऐसी क्षमता होती है जो आपके इमोशंस को, आपके ज्ञान को, आपके विचारों को भाषा के माध्यम से एक्सप्रेस करने में मदद करती है, बोलकर या लिखकर। ठीक है। अब काफी बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि कोई बच्चा होता है स्कूल में जो बड़े बड़े आंसर्स ठीक से लिख के नहीं आता है, राइट। सो ऐसे टाइम पे हमारा पहला इंप्रेशन क्या होता है कि उसे आता नहीं है या उसे लिखना नहीं आया। हमारा फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है कि उसे आता ही नहीं है, राइट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसे आता हो पर वो बोल नहीं पाया हो, उसे आता हो पर वो लिख नहीं पाया हो, है ना। जो टीचर्स या पेरेंट्स बच्चे को अच्छी तरह से जानते हैं, सिर्फ वही समझ पाते हैं कि नहीं इसे आता था लेकिन ये बोल या लिख नहीं पाया। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में थोड़ा सा कम होते हैं और उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग काफी कुछ काम कर सकते हैं। ओके, सो अब जो लोग लिंग्विस्टिकली अच्छे हैं, जो बोलने में लिखने में काफी अच्छे होते हैं, उनके लिए क्या क्या करियर हो सकते हैं, है ना। अगर वो मैथ्स और साइंस में भी अच्छे नहीं है और आपका बच्चा अगर भाषा में अच्छा है, अच्छा बोल सकता है, अच्छा लिख सकता है, तो वो अपने लाइफ में बहुत ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या करियर्स हो सकते हैं उनके लिए? ऑथर बन सकता है, जर्नलिस्ट बन सकता है, अच्छा पोएट बन सकता है, अच्छा प्ले राइट कर सकता है, रेडियो अनाउंसर, रेडियो जॉकी जो होते हैं ना, वो भी एक अच्छा करियर है आज के समय में। स्पीच पैथोलॉजिस्ट बन सकता है, सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकता है, टाइपिस्ट बन सकता है, नॉवेलिस्ट बन सकता है, स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकता है ना। हम लोग देखते हैं अभी जॉनी लीवर की बेटी है जेमी लीवर, कपिल शर्मा, काफी लोग देखते हैं हम लोग। पॉलिटिशियन बन सकता है, अच्छा ओरेटर बन सकता है, एक्टर बन सकता है और क्यूरेटर बन सकता है। और अब अगर आपका बच्चा लिंग्विस्टिक में अच्छा नहीं है तो हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं ना। अब उसे लिखना ही पसंद नहीं है, उसे बोलना ही पसंद नहीं है, तो आप उसे कैसे पुश करेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टोरीज की मदद लेनी पड़ेगी। हमें बच्चे को उसके मनपसंद कोई भी ऐसी स्टोरी सुनानी पड़ेगी और उसे बोलना पड़ेगा, बेटा अब तुम इसे अपने शब्दों में बताओ, राइट। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि उसे 5 से 7 कोई ऐसे क्लूज दे सकते हैं, वर्ड्स दे सकते हैं कि चलो अब इससे स्टोरी बना के बताओ। या हम उससे बच्चे को कुछ विजुअलाइज करने के लिए बोल सकते हैं, चलो पहाड़, पौधे, शेर, चीता, घोड़ा, हाथी, कुछ भी, और अब विजुअलाइज करो और अब इससे स्टोरी बनाओ। या हम कोई पिक्चर दिखा सकते हैं उसे कि चलो इस पिक्चर को देख के तुम्हें क्या लगता है, इसमें क्या हो रहा है,
इससे क्या आप स्टोरी बना सकते हो, है ना। या फिर टेल एंड शो एंड टेल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कोई पपेट दे दिया, कोई टेडी दे दिया उसके हाथ में और उसकी इन्फॉर्मेशन दो, अब ये पपेट बोल रहा है अब तुम बोलो, ऐसे। अब ये हम स्टोरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को स्टोरीज बहुत ज्यादा पसंद है, वो उनके लिंग्विस्टिक को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ओके, जो अब वो जो बोलते हैं, जो स्टोरीज सुनाते हैं, उसे हम रिकॉर्ड करके उन्हें फिर से प्ले कर सकते हैं। इससे बच्चों में ये फीलिंग आती है कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, है ना। वो उनमें काफी इंप्रूवमेंट भी होती है, अच्छा मुझे ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, ये काफी एनकरेजिंग एक्टिविटी है, राइट। अब ये शो अ स्टोरी एंड आस्क देम टू स्पीक डायलॉग्स म्यूटेड। अब उन्हें ये हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में कर सकते हैं, बच्चों को घर में जब टीवी देखते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा लर्न हो जाती है, तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब एडवर्टाइज आती है हम म्यूट कर सकते हैं, उन्हें बोल सकते हैं कि चलो अब ये डायलॉग्स तुम बोलो, ऐसा हम उन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम वो कुछ नया सीखते हैं, कुछ नई कला सीखते हैं, कुछ नया कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, तो उन्हें हम बोल सकते हैं कि अब ये तुम दूसरों को सिखाओ, दूसरे बच्चों को सिखाओ, पेरेंट्स को सिखाओ। वो भी उन्हें बोलने के लिए एनकरेज करता है। अब अगर बच्चे को लिखने के लिए एनकरेज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, आप उन्हें एक बहुत अच्छी सी डायरी गिफ्ट कर सकते हो, जिसमें आप उन्हें बोल सकते हो कि बेटा दिन भर में जो कुछ भी हुआ है आप उसमें लिख सकते हो, आप अपने सपने उसमें लिख सकते हो, आप अपने एम्स उसमें लिख सकते हो। ये बच्चे को राइटिंग के लिए एनकरेज करेगा। ओके, अब दूसरा टाइप है लॉजिकल इंटेलिजेंस। अब बेसिक लॉजिक तो हम सभी के पास होता है ना। तो लॉजिकल इंटेलिजेंस क्या है, आपके ब्रेन की ऐसी कैपेसिटी, आपकी ब्रेन की ऐसी एबिलिटी जो आपको किसी भी चीज को एनालाइज करने में, इंटरप्रेट करने में, उसका सही क्या है गलत क्या है, उसके कार्य कारण भाव को समझने में, भला बुरा सोचकर डिसीजन लेने में मदद करती है। ओके, मदद करती है। ओके, तो इसे हम कहते हैं लॉजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। सो अब बेसिक लॉजिक तो हम सभी के पास होता है, ठीक है, लेकिन किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, या किसी में बिल्कुल ही नहीं होता है, राइट। तो अब हमारे पेरेंट्स के जितने भी ड्रीम करियर्स है, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा लॉयर बने, है ना, मेरा बेटा सीए बने, मेरा बेटा आर्किटेक्ट बने, ये जितने भी ड्रीम करियर्स है ये सभी इसी इंटेलिजेंस में से आते हैं। और उससे भी बड़ी मुश्किल ये है कि अगर हम हमारे बच्चों का रूटीन देखें तो उसमें ऐसी अभी कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। हम देखते हैं कि जो उन्हें सोचने पर मजबूर करें, जहां लॉजिक का यूज हो, ऐसे उनके रूटीन में कोई एक्टिविटी बची ही नहीं है। जब हम लोग छोटे थे ना तो हमसे कुछ रिडल्स पूछे जाते थे, पहेलियां पूछी जाती थी, फिर हम सोचते थे कि अरे इसका आंसर क्या होगा। आजकल तो वो भी नहीं बची है, राइट। तो हमें हमारे बच्चों के रूटीन में ऐसी कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे, राइट। अगर बच्चा लॉजिकल इंटेलिजेंस में अच्छा है तो वो क्या क्या कर सकता है, उसके लिए क्या क्या करियर्स है। वो अकाउंटेंसी में अच्छा हो सकता है, एक्चुअरी में जा सकता है, अच्छा ऑडिटर बन सकता है, अच्छा बैंकर बन सकता है, बुक कीपर है, अच्छा बिजनेस पर्सन बन सकता है, कंप्यूटर एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, डॉक्टर, इकोनॉमिस्ट, लीगल असिस्टेंट, मैथमेटिशियन, परचेसिंग एजेंट, साइंस रिसर्चर, साइंस टीचर, स्टैटिस्टिशियन, टेक्नीशियन, अंडर राइटर, ये सारे डोर्स उसके लिए ओपन है। और अब हमारे बच्चों के प्लीज म्यूट कीजिए। ओके, तो अब जिन बच्चों का लॉजिकल इंटेलिजेंस अच्छा नहीं है, उन्हें बढ़ाने के लिए हमें गेम्स बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो हमें हमारे बच्चों के रूटीन में गेम्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब ये गेम्स कौन कौन से हैं? चेस बच्चों को स्ट्रेटेजाइज करने में बहुत हेल्प करता है, रणनीति बनाना है, बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ाता है। मोनोपोली भी ऐसा गेम है जहाँ पे कुछ बाइंग होती है, कुछ परचेसिंग होती है, कुछ निगोशिएशंस होते हैं। निगोशिएशंस, जब आप अपने बच्चे को कहीं बाहर कुछ खरीदने के लिए लेके जाते हो तो लेट देम निगोशिएट, उन्हें निगोशिएशन करने दीजिए, उन्हें लॉजिक यूज करने दीजिए कि किस आधार पर हम कहेंगे कि इस चीज की कीमत कम है, राइट। तो उन्हें भी निगोशिएशन में इन्वॉल्व करिए। सुडोकू गेम है, यहाँ तो नंबर्स का ज्यादा यूज होगा। रिडल्स है यानी पहेलियां है, आप हफ्ते में एक दिन ऐसा डिसाइड कर लीजिए, जब आप अपने बच्चे को एक हाथ पहेली पूछ लीजिए और बोलो कि बेटा आपके पास अभी 7 दिन है, आपको इसका आंसर खोजना है, जिससे वो सोचेंगे क्या हो सकता है इसका आंसर, वो ढूंढेंगे, वो किसी की मदद लेंगे। ओके, उसके बाद में लीगो है, पजल्स है, ल्यूमोसिटी, ब्रेनवर्सिटी, आप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसमें भी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, लॉजिक को बढ़ाने के लिए काफी अच्छे गेम्स दिए हुए हैं। ओके, सम बोर्ड गेम्स आर देयर, हेक्सेल, कैलिडोस्कोप, क्लासिक, पेंटेगो, एपेलॉन, कटान, ऊनो,
देन सीक्वेंसिंग पैटर्न्स हम देखते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि 3 पैटर्न्स ऐसे है तो चौथा कैसे होगा, 3 नंबर्स ऐसे है तो चौथा कैसे होगा। इस टाइप सीक्वेंसिंग पैटर्न्स में भी आप अपने बच्चे को डाल सकते हो। ओके, रूबिक क्यूब है, ये भी आपके बच्चे के विजुअल इंटेलिजेंस और लॉजिकल इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। जेंगा है, मैकेनिक्स है, साइंस फिक्शन गेम्स है, स्कॉटलैंड यार्ड है, मिस्ट्री रूम्स है। आजकल काफी बड़ी सिटीज में मिस्ट्री रूम्स भी, फिजिकल मिस्ट्री रूम्स अवेलेबल है, ओपन हो गई है, जहां आपको किसी रूम में लॉक कर दिया जाता है और बोला जाता है कि अब अपना रास्ता ढूंढो और बाहर निकलो। नहीं, ये भी काफी एनकरेजिंग है। इन्वॉल्व योर चाइल्ड इन रिसर्च, अगर आपको कोई नई चीज पता चलती है तो आप अपने बच्चे को उस पर रिसर्च करने के लिए बोलिए, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोलिए। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, उसमें से वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करेगा, राइट। इससे उसका एनालिटिकल स्किल बढ़ेगा। विजिट अ म्यूजियम, प्लानिटेरियम, एक्वेरियम और साइंस सेंटर। वो आपके बच्चे को उद्युक्त करेंगे ये सोचने के लिए कि क्या, क्यों और कैसे। ओके, मैथ्स एंड साइंस के अगर कुछ कंसेप्ट्स होते हो तो भी बच्चों को उनको सिखाने के लिए बोलिए, जिससे उनमें खुद के कंसेप्ट भी इंप्रूव होंगे। ओके, अब नेक्स्ट इज विजुअल इंटेलिजेंस। अब इस विजुअल इंटेलिजेंस को एक्स्ट्रा करिकुलर में ही हम लोग पकड़ते हैं, है ना। विजुअल इंटेलिजेंस आपके ब्रेन की ऐसी एबिलिटी है जो कुछ भी आप देखते हो उसके कलर्स, शेप्स, डिजाइन्स, डिस्टेंस एंड स्पीड, स्पेस को समझने में आपकी मदद करती है। ओके, अब जिनका बच्चा विजुअली अच्छा होता है, अगर अब हम देखते हैं कि अगर बच्चा मैथ्स और साइंस में अच्छा नहीं है और उसका ड्राइंग बहुत अच्छा है, तो पेरेंट्स की रिएक्शन क्या होती है? हाँ तो ठीक है, उसका ड्राइंग अच्छा है, लेकिन करना क्या है मैंने उसका? मैथ्स और साइंस में तो वीक है, क्या करेगा ड्राइंग अच्छा है तो? ऐसा पेरेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि अगर आपका बच्चा क्रिएटिव है, अगर उसका ड्राइंग अच्छा है, अगर वो डिजाइनिंग में भी अच्छा है, तो वो अपने करियर में क्या क्या कर सकता है, अब उसकी इस एबिलिटी को हम कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। इसलिए आज के इरा में पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों के लिए क्या क्या करियर स्कोप अवेलेबल है। ओके, तो अब जिसका विजुअल इंटेलिजेंस अच्छा है उनके लिए क्या क्या करियर डोर्स ओपन है। पूरी डिजाइनिंग इंडस्ट्री उनके लिए पड़ी है ना, नॉट ओनली फैशन डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग है, उसके बाद में ग्राफिक डिजाइनिंग है, मल्टीमीडिया डिजाइनिंग है, पूरी अभी तो क्या बोलते हैं, डिजाइनिंग की इंडस्ट्री भी, डिजाइनिंग की यूनिवर्सिटी भी इंडिया में आ गई है। ओके, सो एडवर्टाइजिंग एजेंट बन सकते हैं, अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हैं, कार्टोग्राफर बन सकते हैं, ड्राफ्टर, इंजीनियर्स, फाइन आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, फैशन डिजाइनर्स, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट, एनिमेटर, इंटीरियर डिजाइनर, इन्वेंटर, पेंटर, फोटोग्राफर, पायलट, स्कल्प्टर, सर्वेयर एंड अर्बन प्लानर बन सकते हैं। अब अगर किसी बच्चे का ड्राइंग अच्छा नहीं है ना, किसी बच्चे का कलर सेंस अच्छा नहीं है, तो क्या वो किसी पेरेंट को बॉदर करेगा? नहीं करेगा, लेकिन वो बोलेगा ठीक है, नहीं है तो इट्स ओके। लेकिन अगर कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, कोई बच्चा डिजाइनिंग में अच्छा है, तो फिर पेरेंट सोचेगा कि अब मैं इसके लिए क्या प्लान बना सकता हूँ कि इसकी एबिलिटी को, इसकी स्ट्रेंथ को मैं कैपिटलाइज कर सकूँ उसके करियर में। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? हम उनको कुछ एक्टिविटीज के लिए पुश कर सकते हैं, उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ओरिगामी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज, क्ले मॉडलिंग, है ना, कुछ फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, ऑटोकैड ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसपे हम उनको प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा के दे सकते हैं, राइट। सो डिजाइनिंग के लिए, फिर मैनेजिंग वार्डरोब एंड मैनेजिंग स्टडी टेबल, उसके बाद में क्रिएटिंग माइंड मैप, कन्वर्ट इनटू पिक्चर। पहले हमने क्या किया? पिक्चर से स्टोरी बनाई, अब हमें स्टोरी सुनानी है और उससे उन्हें पिक्चर बनाने के लिए बोलना है ना, कुछ डिजाइन ड्रॉइंग्स, उसके बाद में पिक्चर लाइब्रेरी वो खुद की बना सकते हैं। ओके, तो ये इन सब चीजों में हम उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हमें साइंस और मैथ्स में एक्सीलेंस को पाना है, हम देखते हैं ना, तो हम उस पर बहुत मेहनत लेते हैं। जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता है उस हिसाब से उसकी डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ती जाती है। लेकिन क्या आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में ऐसा होता है? नहीं होता है। तो अगर हमें उसमें एक्सीलेंस पाना है तो हमें उसे भी रेगुलर प्रैक्टिस में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल इंटेलिजेंस। फिजिकल इंटेलिजेंस आपके ब्रेन की ऐसी एबिलिटी है जो आपकी बॉडी को इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज करने के लिए आपको हेल्प करती है। अब इसमें दो पार्ट आते हैं, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर यानी जहां आपको आपकी पूरी बॉडी यूज करनी होती है, और फाइन मोटर जहां आपको आपके छोटे मसल्स यूज करने, जैसे फिंगर मसल्स है, हैंड मसल्स है, वो यूज करने होते हैं, है ना। अब ग्रॉस मसल्स
इस पर डिपेंड होता है कि ये डिफाइन करता है कि आप में कितनी पावर है, कितना एंड्योरेंस है, आप कितने लेंथ तक, आप कितने प्रिसाइजली वो चीज कर सकते हो, कितने अच्छे तरीके से आप वो कर सकते हो। ओके, सो ग्रॉस मोटर वाले फिर लोग किस चीज में जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे? वो लोग स्पोर्ट्स में जाएंगे, डांसिंग में जाएंगे, डिफेंस में जाएंगे। और फाइन मोटर्स वाले लोग, जिनके पास फाइन मोटर स्किल है, वो डिजाइनिंग में जाएंगे, है ना, वो लोग कुकिंग में जाएंगे, वो लोग एक्टर बनेंगे, जहाँ है ना कुछ अलग मुद्राएं अलग अलग यूज करनी पड़ती है, वहां जाएंगे। ओके, अब अगर कोई बच्चा फिजिकली अच्छा है, फिजिकल इंटेलिजेंस में अच्छा है, तो उसके लिए क्या क्या करियर स्कोप्स है? वो एक अच्छा एक्टर बन सकता है, एथलीट बन सकता है, अच्छा कारपेंटर बन सकता है, अच्छा कोरियोग्राफर बन सकता है ना, क्राफ्ट्समैन, डांसर, फार्मर, फॉरेस्ट रेंजर, इन्वेंटर, ज्वेलर, मैकेनिक, मिमिक्री आर्टिस्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, फिजिकल थेरेपिस्ट, है ना, रिक्रिएशनल डायरेक्टर और एक्टर। एक्टर्स तो एक्टर में आ गया, है ना, ये सब कर सकता है। रेमेडीज और प्लान्स, अगर किसी बच्चे का फिजिकल इंटेलिजेंस अच्छा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? वो बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए हम क्या कर सकते हैं? म्यूजिकल इंटेलिजेंस डॉक्टर शीतल जी, ये मिट सकता है क्या आपके यहाँ से? ये जो एरोज वगैरह मिटू बनाए शकता बच्चों का? ने, ये वहां से एनोटेट हो जी सकते सर, हैं? मैं ट्राई करती हूँ, एक मिनट। ओके ओके, एनोटेट, स्क्रीन शेयरिंग में एनोटेट ऑप्शन होगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, क्योंकि अभी आपको मैंने होस्ट बना रखा है तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। जी 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 जी। सिक्योरिटी में जाके सर क्या करना है? हाँ, उसमें एनोटेट ऑप्शन होगा, देखिए। ओके ओके, जी जी। उसको दबाइए और ये वाला क्लियर कर दीजिए जो दिख रहा है, एनोटेट शेयर करना। एनोटेट। जी नहीं हो रहा है सर। अच्छा, एक मिनट, मैं आपको थोड़ी देर ये कर देता हूँ। जी जी। सारखी येत आहे ना, मला खूप डिस्टर्ब होत आहे नेहा, मला ना कॉन्सन्ट्रेशन जातं माझं। बस तो पेरेंट्स बैठे हैं फिर भी बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। इसमें लेकिन वो आपकी में आना चाहिए। नहीं होता। पंडित जी, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो बेटा आप लोगों ने तो किया है, मैं क्या करूं? हाँ, पंडित जी, मेरे भी नहीं है। रिया का नाम भी आ रहा था, आशी का नाम भी आ रहा था, जो शिकायत कर रहे हैं ना, उनके ही नाम इसमें लिखे हुए थे। थोड़ा सा बेटा ध्यान रखो, डिस्टर्ब होता है, आपका ही नुकसान है। तो एक पेंसिल वाला ओके, आप कोई नहीं करेंगे। रेड लाइन आता काय चालू होतं माझं? ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ओके, कंटिन्यू करें। हाँ जी सीता जी। जी सर, एक मिनट। अगर हे नहीं होता ना, स्लाइड होता है। ओके, तो ये यहाँ तक हो गया था हमारा। अब अगर बच्चा फिजिकल इंटेलिजेंस में अच्छा नहीं है, तो हम उसे कैसे हेल्प कर सकते हैं? हम उसे डांस या स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं, है ना, जहाँ उसकी फिजिकल कैपेसिटी अच्छे से यूज हो, इम्प्रूव हो, और उसकी फिजिकल एनर्जी चैनलाइज भी हो। यू वर्क इन चंक्स, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। हम ये चीज हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, जो बच्चे हाइपर एक्टिव देना पड़ता है। ओके, सो उन्हें चंक्स में थोड़े थोड़े ब्रेक में हम काम दे सकते हैं। कैरम जो होता है वो हमारे फाइन मोटर स्किल को इंप्रूव करता है, हमारे ऑब्जर्वेशन को, कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है। सॉर्टिंग, प्ले मोल्डिंग, हैंड एक्टिविटीज, ये सब चीजें भी
फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज होती है। अब स्माइली बॉल क्विज, वैसे देखा जाए तो बहुत छोटे बच्चों को हमने राइटिंग वर्क नहीं देना चाहिए, लेकिन हम जब स्कूल में बच्चों को डालते हैं, प्री स्कूल से ही बच्चों को स्कूल्स लिखने के लिए फोर्स करते हैं, तो ऐसे केस में बच्चों के फिंगर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उन्हें स्माइली बॉल, जो येलो कलर का बॉल आता है ना जिसमें स्माइली स्माइली बना होता है, वो उसको स्क्वीज करने की एक्टिविटी एक बोल सकते हैं, जिससे उनके मसल स्ट्रॉन्ग हो और वो अच्छे से लिख पाए। फिंगर शेडोज है, एक्टिंग है, मैनेजिंग क्लॉथ टेबल, ओरिगामी, सैंड एक्टिविटीज या कुकिंग, गार्डनिंग जैसी हॉबीज डेवलप करना है, जहाँ पे उनके फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स यूज हो, प्रैक्टिस हो, इम्प्रूव हो। ओके, नेक्स्ट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस अपने ब्रेन की ऐसी कैपेसिटी है जो किसी भी आवाज के रिदम को, पिच को, टोन को, इको को और स्ट्रक्चर को समझने में हमें मदद करती है। डियर पेरेंट्स, हम सभी को म्यूजिक पसंद है, लेकिन क्या हम सभी म्यूजिक को समझते हैं? नहीं। हम में से कुछ काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो म्यूजिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। वो लोग बोल पाते हैं कि अच्छा यहाँ कुछ गलत हुआ है, यहाँ सही हुआ है, यहाँ थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हुआ है ना। ये इसकी समझ उनमें हमसे ज्यादा होती है, भले ही वो टेक्निकल लैंग्वेज में उसे ना बता पाए हो, राइट। सो ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिनमें म्यूजिक की समझ जिन बच्चों में अच्छी होती है, उनके लिए क्या क्या करियर्स हो सकते हैं? सिर्फ म्यूजिक प्ले करना और म्यूजिक सुनाना, राइट? नो, इट्स बियॉन्ड दैट। आजकल म्यूजिक में भी इंजीनियरिंग होती है। साउंड इंजीनियर्स आर देयर, अकॉस्टिक इंजीनियर्स आर देयर, म्यूजिक इंजीनियर्स आर देयर, स्टूडियो इंजीनियर्स आर देयर, है ना। वो लोग साउंड राइटर बन सकते हैं, सॉन्ग राइटर बन सकते हैं, परफॉर्मिंग म्यूजिशियन, पियानो टर्नर। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, वो नॉर्मल टेक्नीशियंस नहीं होते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम लोग बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर पे गाना गाया है इसने, है ना, तो ये इक्वलाइजिंग सॉफ्टवेयर बनाने वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी रॉयल्टी भी क्रोर्स में होती है, राइट। तो काफी फील्ड्स तो हमें पता ही नहीं होते हैं। फिर उसके बाद में म्यूजिकल थिएटर एक्टर एंड एक्ट्रेस, स्टूडियो इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट मैनेजर, रैपर बन सकते हैं, कंडक्टर, डिस्क जॉकी। आपको पता है डिस्क जॉकी भी, ये भी एक बहुत बड़ा करियर है आजकल। 4 घंटे के 400 रुपए लेने वाले डिस्क जॉकी भी है, 4 घंटे के 4 लाख रुपए लेने वाले भी है, और 4 घंटे के 2 से 3 करोड़ रुपीज लेने वाले भी है। ऐसा भी नहीं कि वो अपनी सिस्टम लेके आते हैं, दे जस्ट कम, प्ले एंड गो। लोग उनके मिक्सिंग एंड सब प्लेइंग को एंजॉय करते हैं और बस। ओके, सो फिल्म और इंस्ट्रूमेंट मेकर, कंपोजर, म्यूजिक टीचर, साउंड इंजीनियर, म्यूजिक थेरेपिस्ट एंड साउंड हीलिंग, ये भी, इसमें भी आज के समय में बहुत अच्छा करियर है, क्योंकि म्यूजिक हमारे ब्रेन वेव्स पर भी इम्पैक्ट करता है। ओके, तो अब अगर किसी बच्चे का म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छा नहीं है तो हम क्या करेंगे? पेरेंट्स ज्यादा बॉदर नहीं करते वैसे। अगर किसी बच्चे का म्यूजिक का सेंस अच्छा नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर उसका सेंस अच्छा है, पेरेंट्स को पता चलता है कि अरे ये मेरा बच्चा अच्छा गाता है, इसको म्यूजिक की अच्छी समझ है, आवाज की अच्छी समझ है, तो फिर वो सोचते हैं कि इसे इम्प्रूव किया जाए। तो वो क्या करते हैं? बच्चे को क्लास में भेजते हैं। तो इतना सफिशियंट है क्या? डियर पेरेंट्स, आज के इरा में, आज के समय में बच्चों के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, हमें उन्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जस्ट लेसन टेकिंग इज नॉट इनफ नाउअडेज। ओके, सो हम क्या क्या कर सकते हैं एक्सप्लोर करने के लिए? उन्हें म्यूजिकल गेम्स, फ्रेंड्स के साथ म्यूजिकल गेम्स खेलने के लिए एनकरेज कर सकते हैं, है ना। हम अंताक्षरी वगैरह जो खेलते हैं ना, वो भी काफी एनकरेजिंग है। या फिर फैमिली में हम करोके अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद में हम हमेशा इंडियन म्यूजिक ही सुनते हैं, है ना, तो हमें इंटरनेशनल म्यूजिक भी सुनना चाहिए, ओरिएंटल है, अफ्रीकन है, जिससे हमें हमारी म्यूजिक की समझ बढ़ेगी। ओके, हम जब कुछ हमारा काम करते हैं, खाना बनाते हैं या कुछ राइटिंग वर्क कर रहे हैं, बच्चे कुछ कर रहे हैं, तो हम बैकग्राउंड में, अगर बच्चे को पसंद है तो म्यूजिक भी बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, ताकि वो काम और अच्छे से हो, उनका अच्छा मूड बने। ओके, बच्चा खुद की ट्यून्स बनाना भी सीख सकता है। हम बच्चों को बोल सकते हैं कि आज आपके आसपास जो आवाजें आ रही है उन्हें ऑब्जर्व करो। कौन सी आवाज है? चिड़िया की आवाज है, किसी किन्हीं पंछियों की आवाज आ रही है, पेड़ पौधे की आवाज है, पत्तों की आवाज है, हवा की आवाज है, लहरों की आवाज है ना, कुछ किसी गाड़ियों की आवाज आ रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है। इससे बच्चों का एक्सप्लोरेशन बढ़ता है, ऑब्जर्वेशन बढ़ता है। ओके, तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। अब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को पहले एबिलिटी के तौर पे नहीं देखा जाता था, इसे एक बिहेवियर के तौर पे देखा जाता था। लेकिन पिछले 30-40 सालों में जब हमने देखा कि जो लोग इंटरपर्सनली अच्छे हैं, जो लोग दूसरों के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं, वो अपने करियर में भी बहुत आगे जाते हैं। तब हमने ये माना कि नहीं, ये भी एक एबिलिटी है, ये भी एक इंटेलिजेंस है।
और ये हम एक्वायर नहीं करते, ये स्किल नहीं है, तो ये बाय बर्थ होती है। हम देखते हैं ना कुछ बच्चे बहुत अच्छे जल्दी फ्रेंड्स बना पाते हैं, कुछ बच्चे लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं, सोशल कनेक्शन उनका बहुत अच्छा होता है, लेकिन सारे बच्चे ये नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक इंटेलिजेंस है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आपके ब्रेन की ऐसी एबिलिटी है जो आपको दूसरे के साथ कनेक्ट करने में, दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करने में, दूसरों को समझने में, उनकी भावनाओं को समझने में, उनकी जरूरतों को समझने में मदद करती है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने करियर में, अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी बहुत आगे जाते हैं। ओके, सो जो बच्चे इंटरपर्सनली अच्छे हैं उनके लिए क्या क्या डोर्स है? ऑलमोस्ट ऑल करियर्स नीड गुड इंटरपर्सनल, है ना। ऑलमोस्ट सभी करियर्स में गुड इंटरपर्सनल स्किल की जरूरत होती है। तो वो लोग क्या क्या कर सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्बिट्रेटर, काउंसलर, अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, नर्स है, डॉक्टर्स है, पर्सनल डायरेक्टर, पॉलिटिशियन, पब्लिक रिलेशंस में जा सकते हैं, सेल्स पर्सन बन सकते हैं, अच्छे स्कूल प्रिंसिपल, सोशियोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, टीचर, ट्रैवल एजेंट, रिलीजियस लीडर एंड साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ओके, अब अगर किसी बच्चे का इंटरपर्सनल अच्छा नहीं है तो क्या पेरेंट ऐसा बोलेंगे कि मेरे बच्चे का इंटरपर्सनल अच्छा नहीं है? पेरेंट क्या बोलेंगे कि मैडम मेरा बच्चा है ना शाय है, वो रिजर्व है, ज्यादा किसी के साथ बात नहीं करता है, उसे फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत होती है, राइट? ऐसा बोलेंगे। ऐसे बच्चों को फिर क्या करना पड़ता है? उन्हें धक्का देना पड़ता है, राइट? तो कैसे धक्का देंगे? उन्हें के अपने रिलेटिव्स के यहाँ, फ्रेंड्स के यहाँ लेके जाओ। बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं आना है मम्मी, फिर भी लेके जाओ, है ना। कुछ तो बोलेगा बच्चा, 4 लोगों में जाएगा तो कुछ पानी मांगेगा, कुछ खाने के लिए मांगेगा, कोई कुछ देगा तो थैंक यू बोलेगा, बाय बोलेगा, कुछ तो बोल के आएगा, राइट? सो प्लान विजिट्स एट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्लेस। ओके, विजिटर बुक मेंटेनेंस असाइनमेंट। हम जब छोटे थे तब हमारे घर में पहले के समय में डायरीज रखते थे हम, जहाँ पे हम लोगों के नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिख के रखते थे, राइट? अब वो बंद हो गया, अब सब तो हम फोन में फिट करते हैं, राइट? तो हम एक ऐसी डायरी बना सकते हैं, जब हमारे घर में हमारे फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, हम बच्चों को बोल सकते हैं कि जाओ बेटा उनका नाम पूछ के आओ, उनका नंबर पूछ के आओ, है ना। तो वो उस डायरी में नोट करो, तो बच्चा जाके कुछ बोल के आएगा उनके साथ। एक स्टेप आगे भी हम ये भी कर सकते हैं कि हम बच्चों को बोल सकते हैं कि जो उनके बर्थडे भी लिखो, है ना। वो भी बच्चों को आपके जो घर में मेहमान आए वो भी अप्रिशिएट करेंगे, बच्चा खुश होगा और एनकरेज होगा करने के लिए। बच्चे को बोलो आज उनका बर्थडे है, उनको कॉल करो, वो बात करना सीखेगा, है ना। इंटरपर्सनल स्किल इससे इम्प्रूव होता है, बच्चा लोगों के साथ बात करना सीखता है, कनेक्ट होना सीखता है। बच्चे को किसी सोशल सर्विस में डालो, आपके सिटी में अगर कोई क्लब हो तो उसमें बच्चे को इन्वॉल्व करो। काफी क्लब होते हैं आजकल, लोकल क्लब्स होते हैं, रीडिंग क्लब, स्पीकिंग क्लब्स, रोटरी क्लब्स होते हैं, है ना। अगर बच्चे ने कुछ सीखा है तो उसे बोलो दूसरे को सिखाए, उससे भी वो दूसरों के साथ कनेक्ट होना सीखेगा, कम्युनिकेट करना सीखेगा। अगर आप कुछ खरीदने जाते हो तो सब बच्चे को करने दो, उसे पूछने दो कि क्या चाहिए, दुकान शॉपकीपर को बताओ कि आपको क्या चाहिए, उसे पैसे देने दो, उसे निगोशिएट करने दो, उसे ही खरीदने दो, उसे ही लेने दो, है ना। इससे भी बच्चा लोगों के साथ कम्युनिकेट करना सीखेगा। ग्रुप और टीम स्पोर्ट्स में बच्चों को डाल सकते हैं आप। फैमिली जैसे हम सोसाइटी में देखते हैं कभी कुछ फंक्शन होता है, उसके लिए जो मीटिंग्स होती है उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करो, है ना। स्कूल में अगर कुछ एक्टिविटीज होती है उसमें बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ओके, डेली हम बच्चों को बोल सकते हैं कि जब लोग बात करते हैं ना बेटा आप उन्हें ऑब्जर्व करना, इससे हमें लोगों के इमोशंस समझने में मदद होती है। ओके, सो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी क्या कि आप दूसरों को कितना समझते हैं, और इंट्रापर्सनल यानी क्या, यानी कि आप खुद को कितना समझते हैं। मैं कौन हूँ, मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, मेरे फीलिंग्स क्या है, मेरे इमोशंस क्या है ना। तो ये सब जिसे अच्छी तरीके से पता होता है उसे हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब जो लोग इंट्रापर्सनली अच्छे होते हैं वो इंटरपर्सनली भी अच्छे होते हैं, है ना। लाइक स्वामी विवेकानंदा, जो खुद को अच्छे से समझते हैं वो दूसरों को भी अच्छे से समझ सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। अब जो ऐसे लोग होते हैं ना जो खुद को अच्छे से पहचानते हैं, उनके लाइफ में जब अप डाउन्स आते हैं ना तो वो हार नहीं मानते हैं, वो क्विट नहीं करते हैं। लाइक बिजनेसमैन होते हैं ना, धीरू भाई अंबानी जैसे, जिनके लाइफ में बहुत ज्यादा चढ़ उतार आते हैं, वो लोग छोड़ते नहीं है, वो डिटरमाइंड होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो जिनका इंट्रा बहुत अच्छा होता है वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अच्छे क्लर्जीमैन होते हैं, प्रोग्राम प्लानर होते हैं, साइकोलॉजी के टीचर बन सकते हैं, थियोलॉजियन, स्पिरिचुअल काउंसलर, एंटरप्रेन्योर, साइकियाट्रिस्ट, फिलोसोफर, रिसर्चर एंड साइकोलॉजी में जा सकते हैं। अब अगर किसी बच्चे का इंट्रा अच्छा नहीं है तो पेरेंट्स कैसे बोलेंगे कि मेरे बच्चे का इंट्रा अच्छा नहीं है? पेरेंट्स क्या बोलेंगे
ये मैडम इसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इसमें बहुत कम कॉन्फिडेंस है ना। ऐसा बोलेंगे ना, शेकी बिहेवियर का है, कभी एक बोलता है कभी दूसरा बोलता है, अप डाउन आते ना, तो ये क्विट कर देता है, ये छोड़ देता है, ऐसा बोलते हैं ना पेरेंट्स। तो हम अब क्या करें इसको इम्प्रूव करने के लिए? इसके लिए हमें 2 रेमेडीज लगेंगी। एक ऐसी रेमेडी जो बच्चे को प्रैक्टिस कराए खुद से कनेक्ट होना, और दूसरी ऐसी रेमेडी जो बच्चे को खुद के बारे में अच्छा फील करवाए, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। अब प्रैक्टिस मेडिटेशन, मेडिटेशन ये बड़े बच्चों के लिए हम कर सकते हैं। जब बच्चा मेडिटेशन प्रैक्टिस करेगा तो वो खुद से कनेक्ट होगा, है ना, दूसरे डिस्ट्रैक्शंस वहां नहीं होंगे। तो सबकॉन्शियसली ये होता है, नॉट कॉन्शियस ऑल टाइम। ये बड़े बच्चों के लिए कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए हम कुछ अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे वो कॉन्फिडेंट और अच्छा फील करे। ओके, ताकि हम कुछ हॉबी डेवलप कर सकते हैं, कोई नया स्किल सीख सकते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टिंग की बुक्स पढ़ सकते हैं, है ना, हम कोई हॉबी डेवलप कर सकते हैं, उसके बाद में बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं हम लोग, है ना। ये सब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। हम अपने लिए कुछ गोल्स डिसाइड कर सकते हैं कि चलो ये गोल मैंने डिसाइड किया है, मुझे अचीव करना है। और जब आप अचीव करते हो तब भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, कि मैं ये कर सकता हूँ, राइट। उसके बाद में है लास्ट वन इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वाले जो लोग होते हैं ना, वो अपने पंच ज्ञानेंद्रियों की मदद से अपने आसपास के एनवायरनमेंट से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। दे कैन टॉलरेट एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे बियर ग्रिल्स है ना, आज दुनिया के एक कोने में है तो कल किसी दूसरे कोने में है, राइट। तो जहाँ एक्सट्रीम कंडीशंस होती है, इन कंडीशंस को वो बहुत अच्छी तरीके से टॉलरेट कर पाते हैं। उन्हें नेचर की समझ हमसे ज्यादा होती है। ऐसे लोग क्या बनते हैं अपने लाइफ में? वो अच्छे वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हैं, एनिमल स्कॉलर बन सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, प्लांट स्कॉलर बन सकते हैं, अच्छे शेफ बन सकते हैं ना। अच्छा शेफ बनने के लिए भी अच्छा स्मेल, टेस्ट, विजुअल सेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे फाइन मोटर स्किल्स होना बहुत जरूरी है। कोर्टियर डिजाइनर, पहले हम जिन लोगों को माली बोलते थे ना, वो भी आज बहुत बड़ा प्रोफेशन है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया में वर्क कर रही है उसके ऊपर। ओके, तो ये भी बहुत अच्छा कोर्टियर डिजाइनिंग का आज करियर अवेलेबल है। वेदर रिसर्चर बन सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर है, एनवायरमेंट रिसर्चर है, एनिमल प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट बन सकते हैं, एडवेंचर टूरिज्म होते हैं ना, माउंटेनियरिंग एंड ऑल, है ना, जो ट्रैकिंग के कैंप्स वगैरह होते हैं उसमें जा सकते हैं। नेचर और एनिमल फोटोग्राफर्स बन सकते हैं। पीपल इन टेस्टिंग एंड फ्रेग्रेंस डोमेन, तो टेस्टिंग और फ्रेग्रेंस के लिए आज तक कोई भी मशीन अवेलेबल नहीं है ना, ये काम आज भी इंसानों को ही करना पड़ता है। अगर हम कोई परफ्यूम खरीदते हैं, अगर आप दूसरे बार खरीदने जाओ और आपको सेम स्मेल ना आए तो क्या आप वो खरीदेंगे? नहीं। तो उनके कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं और उसके लिए भी इंसानों की ही मदद लेनी पड़ती है, और उस पर भी लोग काफी नेम फेम मनी एंड सक्सेस कमा रहे हैं। ओके, टी टेस्टिंग है, फूड टेस्टिंग है, इसमें भी आपके बच्चे जा सकते हैं। अब अगर आपके बच्चे का नेचुरल इंटेलिजेंस बढ़ाना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं? उन्हें नेचर को एक्सपोज कीजिए, उन्हें पार्क्स एंड गार्डन्स में लेके जाइए, उन्हें बोलिए कि बेटा पेड़ पौधे, जो भी बटरफ्लाईज है, जो भी कुछ आसपास का नेचर है उसे ऑब्जर्व कीजिए। नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड टीवी शोज आप अपने बच्चे को दिखा सकते हो, राइट। ट्री प्लांटेशन के लिए आप अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकते हो, गार्डनिंग एंड लैंडस्केपिंग की हॉबी डेवलप करा सकते हो। आप अपने बच्चे को कैंपेनिंग पे, ट्रिप्स पे ले जा सकते हो, जहाँ अपने बच्चे को ऑब्जर्व, एक असाइनमेंट भी दे सकते हो कि बेटा हम जा तो रहे हैं घूमने के लिए, लेकिन आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपने जो जो भी ऑब्जर्व किया है, जो जो भी नेचर में देखा है, वो आपको नोट डाउन करना है। इससे बच्चों का ऑब्जर्वेशन भी बढ़ेगा और नेचर के साथ वो ज्यादा अच्छे से कनेक्ट भी हो पाएंगे। वॉलंटियर एट एन एनिमल शेल्टर और एडॉप्ट अ पेट, ये भी आप कर सकते हैं। ओके, सो ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है, अगर आपके पास में आपके बच्चे को असेस करने के लिए कोई टूल भी नहीं है, लाइक साइकोमेट्रिक्स है, डीएमआईटी है, फिर भी ये आपको एक मल्टी एंगल व्यू देता है आपको बच्चे को देखने के लिए। आपका व्यू जो पहले लिमिटेड था, जो मैथ्स और साइंस पर टिका हुआ था, उससे हटकर आप अपने बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं, उनके स्ट्रेंथ्स को कैपिटलाइज कर सकते हैं, उनके वीकनेसेस पे काम करके उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो डियर पेरेंट्स, we don't need big philosophies but need very small practical ways for transformation in our parenting, and the key is we have to do it. अब किसी पेड़ पर अगर 4 बंदर बैठे हैं, राइट, अब उनमें से 3 बंदर ने सोचा कि मैं कूद जाऊं, तो कितने बंदर बचे पेड़ पे? 4 ही बचे ना, क्योंकि तीनों ने तो सिर्फ सोचा है, कूदे थोड़ी है, राइट। तो सिर्फ सोचने से नहीं होता है, वी हैव टू डू इट, हमें करना पड़ेगा।
Dear parents, Vatsalya welcomes you to this beautiful journey of parenting, जहां आप पेरेंटिंग के अलग अलग रास्ते, अलग अलग वेज, अलग अलग ट्रिक्स सीख सकते हो। पेरेंटिंग हम कैसे लिखते हैं? पेरेंट प्लस ING। पेरेंटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कीप लर्निंग, keep applying, keep experiencing, and make your journey of parenting more mindful and happy. Wish you all a very happy parenting. Thank you very much. जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शीतल जैन हमारे साथ पूना से जुड़ी और इन्होंने आज पेरेंट्स के लिए, वो भी अकलंग निकलंग पाठशाला के पेरेंट्स के लिए स्पेशल एक सेमिनार दिया। और आपने देखा, मैं ऐसा समझता हूं कि एक तो जैन डॉक्टर हैं और दूसरी बात ये कि उनको भी स्वाध्याय वगैरह में रुचि है, जैन संस्कृति को, जैन दर्शन को समझते हैं। तो इससे उनके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो हमारे जैन धर्म के से जो कनेक्ट हों, मतलब जिस विरोध ना हो, इस तरह के ही कॉन्सेप्ट होते हैं। मैं कई डॉक्टर्स से मिलता हूं, मेरे कई फ्रेंड्स भी हैं, तो ये विशेषताएं होती हैं। तो आपको जरूर, क्योंकि सभी कोई ना कोई कंसल्टेंट करते ही हैं और डॉक्टर्स से कोई ना कोई परामर्श करते हैं, कुछ गाइडेंस लेते हैं। तो हम जो जैन डॉक्टर हैं उनके साथ हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा होगा। और डॉक्टर शीतल जैन जो आयुर्वेद की मुख्यता से प्रैक्टिस करती हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि उनको गाइड करना भी ऐसे आता है, जैसे कि अभी आपने देखा है इनका सेशन, तो ये भी अपनी इंटेलिजेंस ही है, एक विशेषता है। तो आप लोग जरूर डॉक्टर शीतल जी से आगे भी जुड़ें पाठशाला के लिए। तो उन्होंने बोला है कि आगे भी कुछ सेमिनार्स वो अरेंज करेंगी, जैसे बच्चों के लिए भी कुछ उनने सोचा है। अच्छा, तो अपनी तरफ से जितना कर सकेंगे वो तो करेंगी, लेकिन और भी आपको उनके साथ कुछ और भी बड़े बच्चों को बता सब्जेक्ट हैं, वो अपने प्रोजेक्ट हमें बता देंगी कि उनके किस तरह से वो गाइड करती हैं, बता देंगे। उनके साथ जुड़ें और उनके अनुभव का लाभ लें। और मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। एक बार आप भी अपनी स्क्रीन ये वाली शेयरिंग हटाएंगे तो मैं बैठे डॉक्टर, सब बड़े बच्चे बैठे हैं। आज ड्राइंग नहीं है। हाँ हाँ, तो बहुत सारे पेरेंट्स बैठे, उन्हें चैटिंग के माध्यम से तो बताया है कि बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत आनंद आया उनको, बहुत सारी चीजें सीखी। बाकी मैं भी कई सेमिनार, हमारे स्कूल में भी कई अरेंज होते हैं, हर साल कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो उसमें देखते हैं। लेकिन इतने शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब जो मुद्दे की बात है, समझ लीजिए जो मूल मुख्य बातें हैं वो आपने यहाँ पर बताई हैं। निश्चित रूप से पेरेंट्स को इसका फायदा हुआ होगा। मैं एक दो जो विशिष्ट लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो अपने विचार हमें जरूर बताएं कि उनको ये सेशन कैसा लगा, और आप इसके साथ किस तरह और जुड़ सकते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर शालिनी जी बैठी हुई हैं, आज हमारे साथ हैं, और हमारे मनोज जी भाई साहब भी हैं। उनने बहुत इंटरेस्ट लिया। जैसे ही मैंने उस दिन, एक वीक हो गया और ये सेशन अरेंज करने के लिए पूरा वो मैसेज डाला, तब सबसे पहले रिस्पांस आपने दिया, और उन्होंने कहा कि उनकी बेटी भी अटेंड करेगी और लोग भी अटेंड करेंगे, मतलब इंटरेस्ट लिया। तो मनोज जी भाई साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि वो सेशन के संबंध में कुछ दो शब्द जरूर कहें। वो कहते हैं कि मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन अपने मन के विचार तो कह ही सकते हैं। बताएं मनोज भाई। बहुत अच्छा रहा ये सेशन। आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है, बोलें। आ रही है। बहुत अच्छा सेशन रहा।
पेरेंटिंग के लिए कि किस फील्ड में उस बच्चे का इंटरेस्ट है, कैसे हमको उसको मोटिवेट करना है, कैसे उस फील्ड में उसको मतलब आगे बढ़ाना है। कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और ये Yes. सीए वगैरह बने। उस बच्चे का Right. खुद का अपना इंटरेस्ट देखना होता है, उसी फील्ड में उसको बढ़ाने के लिए पेरेंट्स को मतलब मोटिवेट करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा सेशन लगा। हालांकि मैं इस फील्ड से तो काफी ऊपर आ गया, अब मैं दादाजी और नाना जी की श्रेणी में आ गया कि मुझे अपने नाती पोतों को भी कैसे शिक्षा देनी है। इसलिए मेरा इंटरेस्ट था कि मैं थोड़ा ये देखूं कि आपका कैसा लेक्चर रहता है, इसमें आप क्या क्या मतलब समझाते हैं, क्योंकि ये हम लोगों के जमाने में ये सब चलता नहीं था हम लोगों ने। लेकिन हमारी तरफ से है कि हमने बहुत अच्छी पेरेंटिंग की है, पर आपका थोड़ा सा ऊपर हट के रहा। बहुत अच्छा सेशन लगा मुझे, बहुत अच्छा। मेरे अब नाती पोते भी हो गए हैं, तो उनके लिए मैं अच्छे से कर पाऊंगा मोटिवेट। थैंक यू, Thank you. थैंक यू डॉक्टर सीतल, थैंक यू, Thank you. थैंक Thank you. Okay, okay. Thank you very much. आप थे मनोज कुमार जी जैन, रिटायर्ड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इंदौर से। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से सीनियर मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुआ हूं मैं। हाँ जी जी। और डॉक्टर शीतल जी भी हमारे साथ हैं, इंटरेस्ट लेती हैं हर एक्टिविटी में, तो मैं चाहूंगा कि वो 2 मिनट जरूर अपने विचार प्रकट करें। और नेहा जी पूना से हमारे साथ जुड़ी हैं। मुझे बच्ची को देख के समझ में आ गया कि सहज की मम्मी है। हाँ तो आपका भी काफी सहयोग रहता है। मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा, 2 शब्द आप जरूर कहें। और नेहा जी, एक और नेहा जी हमारे अद्विक की मम्मी दिल्ली से। हाँ जी, फिर अपनी अगली क्लास का समय हो जाएगा, इसलिए आप 2 मिनट जरूर अपने विचार प्रकट करें। हाँ ओके, कोई बात। ये बहुत ही अच्छा सेशन था आपका। जनरली हम लोग इस तरह के सेशन अटेंड करने के लिए 1000-1500 रुपए ये सब स्पेंड करते हैं, लेकिन आपने वॉलंटियरली फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब पेरेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया है। एंड जैसे कि मनोज जी कह रहे थे कि हमने बहुत अच्छी पेरेंटिंग करी है अपने बच्चों की, तो मैं बोलूंगी कि हाँ, हमारे माता पिता ने भी हमारी अच्छी पेरेंटिंग करी, लेकिन हम जब अब न्यू पेरेंट्स जो हम हैं, हमको ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर है सोशल मीडिया का। तो उनकी एनर्जी को किस तरह से पॉजिटिवली चैनलाइज किया जाए, उनके टाइम को कैसे यूटिलाइज करना उन्हें प्रॉपर्ली सिखाया जाए, ये चीजें अभी आज के दौर में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। एंड जो पेरेंट्स खुद अपने काम की वजह से समय नहीं दे पाते हैं, वो कैसे इंश्योर करें कि कम से कम समय में मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से गाइडेंस दे पाऊं। ये मुझे वर्किंग वुमेन होने के नाते बहुत ज्यादा ये फील होता है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ क्रेडिट स्विस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन में पुणे में। एंड लगता है कि अगर 2 से 4 घंटे भी अगर बच्चों के साथ में मिल रहे हैं, तो उनको मैं कैसे पॉजिटिवली वो कर सकूं। तो आपका गाइडेंस डेफिनेटली उसमें बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत धन्यवाद नेहा जी। आप भी पूना से हैं और डॉक्टर शीतल जी भी पूना से ही हैं, तो आप जरूर मिल सकते हैं। और वैसे ऑनलाइन भी पूरे कंसल्टेंट करती हैं, तो आप दूसरे पेरेंट्स भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। अब मैं डॉक्टर शीतल जी, डॉक्टर सालिनी जी से कहूंगा कि वो भी अपने विचार प्रकट करें। और भी कोई पेरेंट कुछ कहना चाहते हो तो 1-1 मिनट बोल सकते हैं। हाँ जी, सालिनी जी। जय जिनेंद्र, शीतल जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। थैंक यू, बहुत इंटरैक्टिव सेशन था। जी, थैंक यू, थैंक यू। आपने जो बताया, हम लोगों को ये तो पता चल जाता है हमारे बच्चे किस फील्ड में इंटरेस्ट ले रहे हैं या कहाँ क्या कर रहे हैं। हम वीक है, उनके साथ क्या करना है ये समझ नहीं आता। जी, समझ में नहीं आता, सही बात है। पार्ट ऑफ योर सेशन कि आपने ओके, थैंक यू। व्हाटएवर वी हैव टू यस, यस। बहुत अच्छा लगा ये आपने क्वेश्चन को सोच रही थी, आपसे पूछूं, मुझे अपने आप आंसर मिल गया कि मुझे अब क्या करना चाहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद डॉक्टर शालिनी जैन। आपके साथ और भी अद्वैत की मम्मी दिल्ली से हमारे साथ, उनका नाम भी नेहा जैन है। हेलो, जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र।
जय जिनेंद्र। मैम सेशन बहुत अच्छा था, थैंक नॉलेजेबल यू, था थैंक यू। बहुत ही ज्यादा। और मैं न्यू पेरेंट हूँ, मैं अद्विक के साथ ओके, ही चीजें कांग्रेचुलेशन। फॉलो ही कर रही हूँ। तो मुझे आपने टर्म्स दे दी हैं कि हाँ ये टर्म्स ओके। हैं, और वाकई में ही मेरे लिए ना मतलब एक माइंड मेरा एक ये कह लीजिए आप नैरो ही हो गया था कि हाँ ये टॉपिक्स हैं, ये चीजें हैं, बट आपने ब्रॉड किया है अब उसको ओके, से आपके थैंक सेशन से। यू। और मैम वाकई में ही शायद ओके, ये अगर थैंक यू, और भी थैंक पेरेंट्स इसको सुने ना तो बहुत ही माइंड ब्रॉड हो जाएगा। मैम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट थे आपके, बहुत ही अच्छे टर्म्स थे, करना जी चाहिए। क्योंकि आपने जैसे जी इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल वाकई में ही बहुत हम ग्रॉस जी, स्किल्स मॉडल फाइन स्किल्स ये स्कूल्स में सुनते हैं, सुनते, राइट। टीचर्स बोलते हैं करो जी, अपने करो। kids के साथ, बट नहीं पता है। आज आपने जिस तरीके से आपने मेरे को आज एक्सप्लेन किया ना, तो मैंने आज सच में कहूँ तो आपसे समझा है कि वाकई में ग्रॉस स्किल्स और ये फाइन स्किल्स में कहाँ पे हमें करना चाहिए। मैम नाइस सेशन, जी, वंडरफुल सेशन। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पंडित जी आपको भी थैंक्स। आप आप ऐसे ऐसे सेशन लेके आ रहे हो ना इस जून मंथ में ना, आपने मेरा सेशन तो बहुत अच्छा किया आपने। मैंने बहुत चीजें सीखी हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं बता देता हूं कि ये पूरा सेशन रिकॉर्ड भी हुआ है और हम अपने चैनल पर भी अपलोड करेंगे। तो आपको कभी रिपीट भी करना हो, उसको सुनना हो फिर से, तो आप जरूर आएंगे। और जिससे कि कई बातें होती हैं कि भूल जाते हैं, तो कभी रिवीजन करने का मन होता है। तो जैसे कि अपने ही सेशन देखता रहता हूँ, अपनी क्लास देखता हूँ वापस, तो उसमें मुझे ही खुद अच्छा फील होता है। जैसे अभी शीतल जी ने कहा भी था कि बच्चों की रिकॉर्डिंग करने के बाद उनको यदि दिखाई जाती है तो वो अपने आप इम्प्रूव करते हैं। उनको बताया जाए कि देखो बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना था, ऐसा करना था। तो ये अभी जो हमारी पाठशाला में 1 महीने से चल रहा है, उसमें भी इस तरह के वो बहुत सारी चीजें, अभी आप जब बोल रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि ये चीजें तो मैं सहज में ही कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं क्लास में, तो उससे बच्चों का इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है और मैं भी खुद महसूस कर रहा हूँ। पेरेंट्स भी बोलते हैं। तो ये कोई भी लेक्चर होता है, विद्वानों के साथ हम बैठते हैं तो हमें उनके अनुभव प्राप्त होते हैं, तो हम भी कुछ ना कुछ लॉजिक लगाते हैं कि हाँ ये चीज हम सही कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये चीज और अच्छे से करना चाहिए। तो ये इसमें मतलब कहते हैं लॉजिक मिलता है तो अपन को इम्प्रूव कर पाते हैं। तो इस तरह से आपका सेशन बहुत अच्छा रहा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अकलंक निकलंक पाठशाला के लिए यह सेशन किया और निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। और आगे भी आपने जैसे बोला है कि और भी आपके ऐसे सेशन हैं जो कि आप पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि पेरेंट्स का, बच्चों का इंटरेस्ट दिखेगा तो मैं और भी सोचूंगा। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। तो आपने इंटरेस्ट दिखाया, अच्छा सीखा और उनको फीडबैक देते जाइए। आपने नंबर नोट किया होगा, और नहीं किया होगा तो मैं भी आपको ग्रुप में दूंगा, तो आप पर्सनली उनसे जुड़ें और उनसे टाइम ले लें कब वो फ्री रहती है। तो इस तरह ये काफी अच्छा कार्यक्रम रहा। आपके लिए बधाई एक बार और सभी एक बार करतल ध्वनि से डॉक्टर शीतल जी का स्वागत करें, अनम्यूट करके अपने आप को। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद। आप इस तरह के और भी नई चीजें लाइए और सबको इम्प्रूव करिए और गाइड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और भी कुछ आपको कहना, मतलब आखिरी कुछ कमेंट करना हो तो आप जरूर कहें। पेरेंट्स के सुनने के बाद भी हो सकता है कुछ विचार आपको मन में आ रहे हो, तो कह सकते हैं। ठीक है जी, ठीक। थैंक यू। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।